जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 4 मार्च और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, एक हिंदू में से और एक इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों एक आर्टिकल न्यू साइंस एंड एथिकल डिलेमास की अगर हम बात करें, ये हिंदू में आया है। अब ये जो आर्टिकल है ये आपके एथिक्स के सिलेबस से भी पर्टिनेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जीएस3 के सिलेबस से भी पर्टिनेंट है, और आप इसका जो कंटेंट है अपने एस्से में भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको इस थीम के ऊपर कोई ऐसे पूछा जाता है। और दूसरा आर्टिकल दोस्तों द ओनली फ्यूल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। ये जो आर्टिकल है ये आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, इश्यूज रिलेटेड टू सब्सिडी से रिलेटेड है। तो ये जीएस2 और जीएस3 दोनों ही कंपोनेंट्स को कवर करता है। दोनों एडिटोरियल्स के एंड में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। आप सबके कमेंट्स एक एक के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, कोशिश रहती है कि विद इन 24 आवर्स आपको मैं फीडबैक दे सकूं, कमेंट कर सकूं। तो अच्छा लगता है कि इसको एंगेजिंग बनाते हैं हम, राइट। ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ एक वर्चुअल मीडियम से जुड़े, ऐसा लगता है कि आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है। तो आप कमेंट करते रहिए, आपको फीडबैक विद इन 24 आवर्स डेफिनेटली मिलेगा। हैविंग सेड दैट, आज की चर्चा शुरू करते हैं। फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस, इट्स एथिकल डिलेमास, रिटन बाय पीटर रोनाल्ड डिसूजा। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे। देखिए हमने 28 फेब को भी, अगर आपको याद हो, 28 फरवरी को हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। देखिए साइंटिफिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टोन एज, जब इंसान को सिर्फ पत्थर से रब करके सिर्फ आग प्रोड्यूस करना आया था, ठीक है, तब इंसान को कोई नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा। और आज के टाइम पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। कोई भी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है ना, वो सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करके हुई है। खास करके जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं उनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करके साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ है। तो हमने बात डिस्कस करी थी कि साइंस जो है, दैट साइंस इज लाइक अ रिबेल, यानी कि आप जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स है जब तक उनको चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपने माइंड को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम भी बात करते हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी आती है, भी साइंटिफिक टेम्परमेंट बिल्ड होना चाहिए। अब देखिए देश विदेश में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स तो बहुत हो रही हैं, बहुत सारे एडवांसेस हो रहे हैं साइंस के, लेकिन क्या हम लोग उन चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं? क्या हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, या सिर्फ हमारा ध्यान ये है कि अब यूपी में योगी जी आएंगे कि कौन आएगा? इलेक्शंस को लेके बहुत बातचीत होती है, सेलिब्रिटीज़ को लेके बहुत बातचीत होती है, क्रिकेट को लेके बहुत बातचीत होती है। चलो होनी भी चाहिए, लेकिन क्या हमारी चर्चा, जो हमारी डे टू डे डिस्कशन है, क्या वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को लेके कुछ निर्भर है कि नहीं? ठीक है। नाउ देयर हैव बीन फैसिनेटिंग डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड इन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी की बात करें। लेकिन हमारा, अगर हमारी अपनी इंडियंस की बात करें तो हमारा ज्यादा एम्फोसिस कहां पे रहता है, हमारी डिस्कशन कहां पे रहती है? जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इसका नतीजा क्या है? दिस मेक्स अस वेरी रेजिस्टेंट टू द कॉम्प्लेक्स एथिकल क्वेश्चंस। देखिए अब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, फाइन, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल फुल प्रूफ तो नहीं होती है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी उस टेक्नोलॉजी से रेज किए जा सकते हैं, ठीक है, चाहे क्रिप्टो करेंसीज है, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, व्हाटएवर इट इज। नाउ अब ये बातों की चर्चा करनी भी बहुत रेलिवेंट बन जाती है। तो यहां पे पहले हम बात समझते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन की। तो यहां पे जो ऑथर हैं जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने 3 ऐसी डिस्कवरीज की बात करी है जो कि रिलेटेड है इस प्रोसेस से, जेनो ट्रांसप्लांटेशन से। अब अगर हम लेमैन टर्म में समझे, जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या हो, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि इम्पार्टिंग एन ऑर्गन और अ सेल और अ टिश्यू फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन, यानी कि फ्रॉम एन एनिमल टू अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो दिस इज एनी प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसप्लांटेशन, implantation or infusion into the human recipient of either live cells, tissues or organs from a non-human animal resource। तो यानी कि फॉर एग्जांपल चूहा हो, पिग हो, ठीक है, कोई भी जानवर हो, उसके कोई लिविंग सेल्स, उसके कोई टिश्यू या उसके ऑर्गन कैसे इंसानों में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। देखिए बहुत बहुत हैरानगी की बात है, ठीक है। यानी कि देखिए आज के टाइम पे साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है, ठीक है। तो अब इन बातों को समझना, इन बातों के ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है। और इसके एथिकल डिलेमास क्या हो सकते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी को इसके एथिकल डिलेमास क्या फेस करने हो सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। देखिए अब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, कितने सारे लोग हैं, किसी को लिवर चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, आज के टाइम पे तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की भी बातें हो रही हैं। तो डिमांड तो बहुत है ऑर्गन्स की, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है जहां पे जानवरों की ऑर्गन्स इंसानों में ट्रांसप्लांट की जा सकती है, ठीक है। अब यहां पे ऐसे कोई 3 केसेस इस आर्टिकल में, जो ऑथर हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, ऐसे 3 केसेस यहां पे डिस्कस करे हैं। पहला केस एक एक्सपेरिमेंट से आता है जो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में कंडक्ट किया गया था। तो वहां पे मेडिकल टीम अटैच्ड अ किडनी फ्रॉम अ जीन एडिटेड एनिमल टू अ पर्सन हु वाज डिक्लेयर्ड एब्सोल्युटली ब्रेन डेड। ये जानवर कौन सा था? सुअर, पिग। अब उसकी किडनी एक मरे हुए इंसान में ट्रांसप्लांट कर दी, जस्ट टू सी, पर्पस क्या था कि जो एनिमल की किडनी है
क्या वो वेस्ट प्रोसेस करने का काम कर रही है, क्या वो यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, ये पर्पस है। यानी कि देखिए कितनी हैरानगी की बात है कि एक मरे हुए इंसान में एक जानवर की किडनी डालना। अब देखिए साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है, ये बहुत डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो पेशेंट की फैमिली थी, यानी कि जिसकी डेथ हुई थी, उसकी फैमिली ने परमिशन दी थी कि अगर आप चाहते हैं तो बॉडी को यूटिलाइज कर सकते हैं कोई एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। अब यूएस की बात करें तो लगभग 90,000 लोग हैं हु आर वेटिंग फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट। अब अगर ये एग्जाम्पल, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो यानी कि आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि जानवरों की किडनी भी इंसानों में ट्रांसप्लांट हो सकती है। ठीक है, चलो सक्सेसफुल बात तो है, लेकिन आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि इससे एथिकल डिलेमास क्या कंसर्न होते हैं, एथिकल डिलेमास कौन से रेज होते हैं। कुछ और डिस्कवरीज की बात करते हैं। एक और केस सामने आया था जो भी हाल ही में 1 महीने पहले की बात है, जनवरी 14, 2022 में। यहां पे टीम ऑफ डॉक्टर्स ने जानवर का दिल, हार्ट किसी इंसान के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था। ये जानवर कौन सा था? अगेन इट वाज अ पिग। नाउ दिस heart had genetically modified features as a replacement of heart on a patient who had run out of available options। तो यानी कि आने वाले समय में अगर किसी का हार्ट फेलियर हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को इशू है कोई हार्ट रिलेटेड, तो अगर वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की भी बात हो रही है, तो अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे एक जानवर का हार्ट इंसान के बॉडी में डाला जा रहा है। Now this is game changing because now we will have these organs readily available and the technique of genetically modifying them। एक और यहाँ पे केस यहाँ पे डिस्कस जो किया है ऑथर ने, वो एक केस है बेस्ड ऑफ अ डॉक्टर इन जर्मनी। जो वहां पे एक डॉक्टर है जर्मनी में जो एक फार्म बना रहे हैं, ठीक है, जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स को कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ इन डॉक्टर की माने तो दिस विल ईज द प्रेशर ऑन द मेडिकल सिस्टम। इस तरह की फार्म्स बनाने से जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स अगर कल्टीवेट करते हैं, तो देखिए डिमांड तो बहुत है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बहुत सारी डिमांड होती है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी फिर इसके सामने खड़े हो जाते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं। ठीक है, काफी ऐसे सेंटर्स हैं जो गलत तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से ऑर्गन स्मगल कर रहे हैं, तो वो चीजें भी आती हैं। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है कि जानवरों के द्वारा, कि जानवरों की ऑर्गन इंसानों में डाली जा रही है। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में लगभग 8500 पेशेंट्स हैं हु आर वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। तो चाहे जर्मनी है, चाहे अमेरिका है, चाहे ब्राजील है, चाहे इंडिया है, जापान है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की डिमांड हर जगह पे रहती है। अब इंटरेस्टिंग केस क्या है इन तीनों केसेस में, ठीक है, जो दोनों केस अमेरिका के थे और ये जर्मनी वाला भी, यहां पे पिग को यूज किया गया है। यानी कि इन ऑल द 3 केसेस द एनिमल फ्रॉम विच द टिश्यू और द ऑर्गन हैड बीन टेकन वाज अ पिग। Now it is regarded by medical science as the animal whose organs, यानी कि मेडिकल साइंस का ये कहना है कि पिग इकलौता ऐसा जानवर है जिसके ऑर्गन्स जो हैं आज के सिनेरियो में दे आर बेस्ट सूटेड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। अब इससे मॉरल और सोशल इश्यूज क्या आते हैं? देखिए ये डेवलपमेंट्स हो रही है देश विदेश में, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको डिस्कस करें? क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी सेंसिबिलिटीज भी आ जाती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को एक सूअर गाली भी लगती है। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो अगर आप किसी जैन की बात करें, किसी हिंदू की बात करें, किसी सिख की बात करें, ठीक है, तो वो कहेगा भी आप मेरे अंदर किसी पिग की ऑर्गन को डाल रहे हैं, चाहे वो पिग की किडनी है, चाहे वो लिवर है, चाहे उसका हार्ट है, ठीक है, क्या वो और कोई जानवर अवेलेबल नहीं है? तो यानी कि इस तरह की बातें भी सामने आ सकती हैं। और दूसरा सवाल यह आता है कि भाई क्या हमारी आपने डिस्कस करना करिए, नहीं करना तो भी ना करिए, बट आर वी ऑब्लाइज्ड टू डिस्कस देम? बिकॉज देखिए आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बात आती है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी तो कहती है कि भाई वी शुड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट टुवर्ड्स थिंग। ठीक है, नाउ अब यहां पे फिर अगेन दिस इज अ डिबेट व्हिच इज वाइड ओपन। अब जो एनिमल राइट मूवमेंट वाले जो लोग हैं, अब वो ये कहेंगे कि भाई नहीं, ये बात गलत है कि आप एनिमल्स को मार के उनकी ऑर्गन्स आप ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो भी सही है अपनी जगह पे, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं, जो एनिमल राइट मूवमेंट्स के जो लोग हैं, वो अब इस आइडिया को अपोज करेंगे कि किसी तरह के ऐसे फार्म्स बनाए जाए जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स कल्टीवेट की जाती हैं एनिमल्स को यूज करके। ठीक है, नाउ एनिमल्स, उनका ये कहना है, जो एनिमल राइट मूवमेंट्स वाले लोग हैं, दैट दे आल्सो हैव राइट्स, और हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी जानवर हो उनको हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उनको हम सपोर्ट करें, बात उनकी भी गलत नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है कि इस तरह की डिबेट में एंगेज करना, इस तरह की बातें करना, अगर इस तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अगर हमको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो चाहे आप इसके फेवर में हैं, चाहे इसके फेवर में नहीं है, लेकिन एंगेज करना, डिबेट करना बहुत जरूरी है। अब कुछ सवाल जो यहां पे खड़े उठते हैं, कैसे सवाल जो यहां पे खड़े उठते हैं? अब एनिमल राइट पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे है कि भाई ठीक है, जानवरों को बचा के रखना चाहिए, जानवरों को ऐसे आप मार के काट के आप उनके ऑर्गन्स ह्यूमंस में डाल रहे, बात सही नहीं है। तो फिर अब सवाल यहां पे उठता है कि क्या करें? क्या जानवर को बचना चाहिए कि इंसानों को बचना चाहिए? अगर किसी आदमी की, अगर किसी भी इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है बाय किलिंग एन एनिमल, तो क्या वो वैलिड है?
क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो मॉरली करेक्ट है कि नहीं है, ये सवाल खड़ा उठता है। अब इस तरह के सवाल मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे, इस तरह के सवाल आईसीएमआर की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो ये जो ऑथर है जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईसीएमआर को कि ये भी इस तरह की बातें करनी शुरू करें, इस तरह के जो कंसर्न्स, जो भी रेगुलेटरी कंसर्न्स भी आते हैं, लेकिन एटलीस्ट बातचीत तो शुरू हो। अब अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, तो यहाँ पे सुअर को एक डर्टी एनिमल माना जाता है, पिग को एक डर्टी एनिमल माना जाता है, ठीक है। ईटिंग पोक को भी, अगर हम पिग की मीट की बात करें, पोक की बात करें, उसको भी बहुत डिस्गस्टिंग माना जाता है। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट में लोग पोक खाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अब बात ये आती है कि अगर मोर और लेस अगर हम बात करें तो सोसाइटी कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, तो इस केस में मेडिकल फ्रेटर्निटी को क्या करना चाहिए? अब किसी भी इंसान को क्या अलाउ कर देना चाहिए कि भाई आप मर रहे हो तो मरो, अगर आपका कोई लिवर आपका फेल हो चुका है, आपका किडनी फेल हो चुका है, आपका हार्ट नहीं काम कर रहा, अगर ऑप्शन है, ठीक है, आप ऑप्शन, अगर मान लीजिए ऑप्शन है कि पिग का हार्ट या किडनी आप में ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन इंसान कहे कि नहीं ये मेरे रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? इंसान को अलाउ कर देना चाहिए कि भाई आप कोई बात नहीं, फिर टाटा बाय बाय कह दो, मर जाओ, या उसको बचाया जा सकता है? तो इस तरह के सवाल खड़े उठते हैं। अब इस तरह के सवालों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, खास करके मेडिकल फ्रेटर्निटी को। क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज जेनो ट्रांसप्लांटेशन? ये पहला पार्ट है। इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कंजर्वेटिव सोसाइटी इन इंडिया, इन्यूमरेट सम एथिकल डिलेमास फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी एसोसिएटेड टू दिस प्रोसेस ऑफ जेनो ट्रांसप्लांटेशन। 250 शब्दों में उसको आंसर करिए। अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल रहेगा आज का, द ओनली फ्यूल। तो दोस्तों पहले हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बात करी गई कि बहुत एम्बिशियस स्कीम, ठीक है, उज्ज्वला योजना 2016 में, 1 मई 2016 को लॉन्च करी गई थी, लेकिन क्या इसके आउटकम्स मीट हो पाए हैं? पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि भाई लोगों के घरों में, खास करके रूरल हाउस होल्ड्स में एलपीजी कनेक्शन आ सके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के थ्रू जो सिलेंडर्स है वो पहुंच सके, ठीक है। अब एलपीजी कनेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम रूरल घरों की बात करें, अगर हम गाँव की बात करें, तो वहां पर जो कुकिंग की जाती है दैट इज डन बाय बर्निंग सम सॉलिड फ्यूल्स। फायरवुड की बात करें, कोयले की बात करें, तो उससे पोल्यूशन बहुत जनरेट होता है और वो पोल्यूशन हानिकारक है, ठीक है। अब क्या ये जो स्कीम है उज्ज्वला योजना, क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पाई? अब कंसर्न्स क्या हमारे सामने आते हैं कि चलो इस स्कीम को आए को 6 साल होने को आ गए हैं, लेकिन इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस कि भी यूनिवर्सल एक्सेस टू एलपीजी कनेक्शंस रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा पाया गया है कि फिर भी 6 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन इन द इंडियन किचन्स। यानी कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं गांव में खास करके, जो अभी भी चूल्हा जला के अपनी रोटी पकाती हैं और उससे बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है। अभी भी हाफ ऑफ रूरल इंडिया continues to rely on burning solid fuels for cooking. अब सस्टेन यूज ऑफ एलपीजी, अब इसके लिए देखिए सरकार को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो देखिए सब्सिडी नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं। चलो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अपने फायदे हैं, चलो लीकेजेस नहीं होता, करप्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, आप इस बात को इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि वो पैसे वो इंसान एलपीजी कनेक्शन के लिए यूज करेगा, अपने सिलेंडर को रिफिल के लिए यूज करेगा, वो कहीं और भी यूज कर सकता है। तो बिहेवियरल चेंज भी होना बहुत जरूरी है। अगर एलपीजी की सुविधा होने के बावजूद भी लोग अगर पोल्यूटिंग रिसोर्सेज के थ्रू अगर फिर भी लोग अगर सॉलिड फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करके कुकिंग कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो राइजिंग, अब उसके बाद अगर हम बात करें एलपीजी प्राइसेस की बात करें, तो देखिए अब एलपीजी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। ऑयल प्राइसेस की बात करें तो वो बहुत वोलेटाइल रहते हैं। अभी खास करके यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में तो ऑयल प्राइसेस और भी ज्यादा वोलेटाइल हैं। अब सब्सिडीज भी नहीं है, पहले सब्सिडीज होती थी सिलेंडर पे, और उसके अलावा पैंडेमिक के चलते बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस कॉज किया गया है, बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं थी, ठीक है। मेनी पीपल वर हाउसलेस, मेनी पीपल वर जॉबलेस। अब उसके चलते बहुत सारे लोगों का जो बजट है वो स्क्वीज हो चुका है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को कंसिडर करना चाहिए कि फिर से वो सब्सिडीज रोल आउट करे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में? ये बात यहां पे सेंटर रखी गई है। चलो अगर एलपीजी की बात करते हैं, चलो अगर एलपीजी नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इंडक्शन स्टोव जो है, क्या वो एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है ना? अब देखिए ये इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। देखिए अब इसकी अगर हम बात समझें तो हाउस होल्ड जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिल भी रही है, अगर हम रूरल हाउस होल्ड्स की भी बात करें, उनको जो मैक्सिमम कनेक्टेड लोड मिल रहा है वो 500 वॉट्स का मिल रहा है। तो अगर आपने इंडक्शन स्टोव से कुकिंग करनी भी है तो उसकी जो कंजम्पशन है वो इससे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 1500 वॉट। तो या तो आपके घर में बिजली रहेगी, पंखा चलेगा, बत्ती चलेगी, या फिर आप इंडक्शन स्टोव में खाना बना पाएंगे। दोनों चीज़ एक साथ तो हो नहीं पाएगी। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आने वाले समय में इतना भी फीजिबल नहीं रहेगा। और देखिए अब अगर ये हम बात करें, चलो हम पॉसिबल कर भी दें, लोड बढ़ा भी दें, लेकिन एक ही टाइम पे लोग, मान लीजिए अगर रात को खाना बना रहे हैं, दोपहर के टाइम लंच टाइम पे खाना बना रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर पूरे मोहल्ले में खाना बन रहा है, तो अगर सारे ही इंडक्शन स्टोव यूज कर रहे हैं तो लोड कितना यूज किया जाएगा? तो क्या उतनी सप्लाई हो पाएगी जितना लोड यूज किया जा रहा है? ठीक है। इफ साइजेबल नंबर ऑफ होम्स मूव टू कुकिंग, so obviously they will be cooking at almost the same time, lunch time, dinner time, जो भी सबका होता है। There will be significant issues as far as the reliability of supply is concerned,
और उसके बाद चलो ये तो एक सप्लाई साइड इशू हो गया। अफोर्डेबिलिटी की भी बात करें तो अफोर्डेबिलिटी भी एक ऐसा इशू जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी आमतौर पे जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं उनकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट्स है वो 100 यूनिट्स पर मंथ से मीट हो जाती हैं। उसके बियॉन्ड अगर कुछ यूजेज हो चलो सरकार सब्सिडी दे देती है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि क्या अब इस तरह की ये जो प्रोविजन है क्या ये फीजिबल होगा, इकोनॉमिकली फीजिबल होगा, खास करके रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए। पाइप्ड नेचुरल गैस क्या वो अल्टरनेटिव है? देखिए हमारे पास तो इतने रिजर्व्स नहीं है, लिमिटेड रिजर्व्स हैं पाइप नेचुरल गैस के। ज्यादातर जो रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के वो तो रशिया में है, सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, चलो सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, चलो रशिया के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो कनेक्टिविटी का चैलेंज बहुत बड़ा आ जाता है, राइट। तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? और अगर रिलाय करना शुरू कर देंगे पाइप नेचुरल गैस पे तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, बिकॉज जस्ट अभी हमने मेंशन किया कि हमारे पास लिमिटेड रिजर्व्स हैं। ठीक है, अब ये एज एन ऑल्टरनेटिव चलो शहरों में यूज किया जा सकता है, अर्बन एरियाज में शायद इन द कमिंग ईयर्स ये यूज किया जा सकता है, बट क्या रूरल एरियाज में भी ये फीजिबल होगा? ये यहां पे क्वेश्चन खड़ा होता है। तो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? अब अगर हम एलपीजी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की भी बात करें तो जो बजट में अगर हम बात करें, जो इस साल का बजट अनाउंस किया गया है, तो कहां इसके लिए आउटले रखा गया था? राउंड अबाउट 31,400 करोड़ इन द ईयर 2018-19, जो आज के टाइम पे सिर्फ 4,000 करोड़ पे है। तो यहां पे बात करी गई है कि भाई अगर फिर से सब्सिडीज दी जा सके एलपीजी कनेक्शंस के लिए तो सही रहेगा। अब देखिए इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे नेता प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम फ्री एलपीजी सिलेंडर्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो तब उनको इस बात की समझ आती है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि एलपीजी सिलेंडर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। बाद में सब भूल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है सरकार के द्वारा एक टारगेटेड अप्रोच हो, ठीक है, खास करके विच इज बैक्ड बाय रिक्विजिट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो यहां पे बात ये करी गई है कि इट विल बी वेरी वाइज, इट विल बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर फिर से हम एलपीजी सब्सिडीज को रिज्यूम कर सकें, उससे ये भी इंश्योर होगा कि लोग एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं और वो पोल्यूटिंग रिसोर्सेज से ज्यादा कुकिंग नहीं कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल्स को बर्न करके कुक नहीं कर रहे हैं। और इन एडिशन यहाँ पे एक और सजेशन दिया गया, बिकॉज ऑयल के जो दाम होते हैं बहुत वोलेटाइल रहते हैं, दैट ऑल्सो इंपैक्ट्स द प्राइसेस ऑफ द एलपीजी एज वेल। तो जो रिवाइजिंग ऑफ द एलपीजी प्राइसेस है, दैट शुड बी लिमिटेड टू ट्वाइस इन अ ईयर, नॉट मेनी टाइम्स, इन कंटेक्स्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल मार्केट्स। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है द एम्बिशियस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY हैज नॉट मेट द डिजायर्ड आउटकम्स फॉर विच इट वॉज लॉन्च्ड। क्या आपको लगता है? अगर लगता है तो उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के 2 एडिटोरियल्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना आंसर का, फीडबैक आपको विद इन 24 आवर्स डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।